Hello students, welcome you all to this session. In this session, we are going to cover the remaining questions of CAT 2024 slot 1. 17 questions slot 1 के हम already discuss कर चुके हैं, उनकी classes already uploaded है, इसी playlist में आपको वो classes मिल जाएगी. स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आपको अगर सभी 22 क्वेश्चंस एक साथ चाहिए, ना केवल स्लॉट 1 के, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तो ये तीनों पीडीएफ मैंने एप्लीकेशन पर फ्री कंटेंट में ऐड करवा दी है. तीनों पीडीएफ के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन भी मिलने वाला है. तो स्टूडेंट्स इन सभी पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें और वहां से आपको क्लैरिटी आ जाएगी स्टूडेंट्स की 2024 के जो तीनों स्लॉट में 66 क्वेश्चंस आपको क्वांट में पूछे गए हैं. वो क्वांट वाले क्वेश्चन में आपको कितना क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को ट्राई करिए. क्वेश्चन में अगर नहीं सॉल्व कर पाते हैं आप तो उस पे वीडियो सॉल्यूशन में क्लिक करिए, आपके पास वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको. और ये सब कुछ फ्री होने वाला है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है. एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं. तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स. स्लॉट 1 की रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हमारे पास, 5 क्वेश्चन बाकी रह गए, तो उन पांचों क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस. लेट x, y and z be real numbers satisfying the condition 4 times of x square plus y square plus z square equal to a and 4 times of x minus y minus z is equal to 3 plus a, then a equals to what? स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे वो मैंने, आप जब जाके देखोगे अलजेब्रा की प्लेलिस्ट को, कैट 2024 के लिए मैंने अलजेब्रा यूट्यूब पर अप्रैल और मई मंथ में ही कवर करवा दिया था. ओके, तो जाके देखिए उस प्लेलिस्ट को, आपको पता पड़ जाएगा कि ऐसे क्वेश्चंस हमारे क्लासरूम क्वेश्चन थे और वहां हमने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया है. तो शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन कह रहा है कि 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर is equal to a and 4 times of x minus y minus z is equal to 3 plus a. अब स्टूडेंट्स ध्यान देना, अगर आपकी सिंपल बेसिक फॉर्मूला पे कमांड है, अगर आपने अलजेब्रा को सीरियसली पढ़ा है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो आपके दिमाग में आके रहेगा. तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चों ने सोचा, बच्चों ने कई में दिमाग लगाया, कई बच्चों ने, और गलती भी किया. क्या स्टूडेंट्स, उन्होंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया क्योंकि उनको पता पड़ गया था स्टूडेंट्स कि यहां से 4x स्क्वायर मिलेगा, यहां से 4x मिलेगा, और अगर कहीं से +1 मेंटेन कर लिया तो ये 2x + 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा. और अगर हमने कुछ कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर टर्म बना ली तो आपका सम हम 0 मेंटेन कर लेंगे. तो ये अगर 3 या 4 किन्हीं भी परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का सम अगर 0 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स कभी भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं हो पाएगी, ये हमेशा तीनों 0 के इक्वल होगी तो ही काम बनेगा. ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं. तो बच्चों ने गलती क्या करी स्टूडेंट्स की, दोनों को ऐड किया. दोनों को ऐड करोगे तो आप +1 के अलावा जो भी आपके रिक्वायर्ड टर्म्स है, लाइक 4y स्क्वायर माइनस 4y, 4z स्क्वायर माइनस 4z बना लोगे, लेकिन उधर बच जाएगा आपका 3 + ट्वाइस ऑफ a. और ये 3 को आप इधर भेज के कुछ ना कुछ कलाकारी करना चाहोगे, लेकिन ये +2a जो है गाइस, ये सेटल नहीं हो पाएगा. इसीलिए स्टूडेंट्स क्या करना चाहिए था आपको, ये आपकी जो इक्वेशन लिखी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट में से अगर सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते तो अच्छी बात क्या होती कि ए से ही कैंसिल हो जाता. क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब कई बच्चे जो बेसिक करके गए हैं, जो प्रैक्टिस करके गए हैं, उन्होंने बाहर आके बोला मुझे कि सर हम दोनों को ऐड किया और चाहा कि प्लस, मतलब कुछ ना कुछ परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बन जाए और इक्वल टू 0 मेंटेन कर लेंगे, तो वो ईच टर्म को हम 0 के इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं. लेकिन स्टूडेंट्स इतनी छोटी सी बात उन्हें स्ट्राइक नहीं हो पाई कि अगर आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते तो 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a -3 माइनस a. देखो कितना खूबसूरती से हमने a से a को कैंसिल कर दिया. क्या ये बात समझ में आई? तो यहां में एक बात समझ में आती है सर, वो क्या है गाइस, कि सर
4x² चलो लिख दिया मैंने, एक बार पूरा लिख दिया, 4x² प्लस 4y² प्लस 4z² माइनस 4x, -4 को -5 से मल्टीप्लाई प्लस 4y, -4 को -z से मल्टीप्लाई प्लस 4z इज इक्वल टू आया -3। तो आप यहां से बोलते हैं स्टूडेंट्स कि -3 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं, सर क्यों ट्रांसफर कर रहे हो, कैसे पता पड़ रहा है आपको कि ट्रांसफर करना चाहिए? वो इसीलिए पता पड़ रहा है बिकॉज मैं देख पा रहा हूं कि 4x² है -4x है, इन दोनों को साथ में लिखा है स्टूडेंट्स, 4x² -4x। स्टूडेंट्स -3 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूं तो क्या ये +3 बन जाएगा? कर ही देता हूं हाथी हाथी, -3 को इधर क्या है तो +3 इक्वल टू 0। इस +3 का एक बार 1 मैंने यहां लिखा तो +2 बच गया है अपना, 1 + 2 ब्रेक कर दिया मैंने, या इनफैक्ट और ध्यान दें 4y² प्लस 4y, देखो +3 था, +1 यहां लिखा, +1 यहां और लिख दिया, और बचा आपका 4z² प्लस 4z प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसा करने से हुआ क्या है स्टूडेंट्स कि यहां ये जो वैल्यूज बन गई है ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स बन गई है, और ये कैटेगरी मैंने आपको कई बार हमारी कंसेप्चुअल क्लासेस में करवाई है जो कि हमने YouTube पर कवर की है। तो आप बोलोगे सर ये बन गया है आपका 2x - 1 का होल स्क्वायर, इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस 2y + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2z + 1 का होल स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, 3 परफेक्ट स्क्वायर टर्म्स का सम 0 आ रहा है, और x y z आपके रियल नंबर्स भी है, बोला है आपको चिल्ला चिल्ला के कि रियल नंबर्स हैं। तो अगर रियल नंबर की कैलकुलेशन किया है तो 2x - 1 करने पर एक रियल नंबर ही मिलेगा और उसका होल स्क्वायर। किसी भी रियल नंबर का होल स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता है, वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। ठीक है सर, ये भी पॉजिटिव नंबर, मतलब लिख लो बच्चों, कोई भी नंबर का स्क्वायर जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। 0 या 0 से बड़ा होगा, ये बात हम जानते हैं। तो अगर हमने 0 से बड़ा नंबर ले लिया कोई, माना कि यहां 4 ले लिया कि इसको सॉल्व करके 4 मिलेगा, तो उस और इन 3 नंबर को ऐड करने पर 0 मिलना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है? ये अगर 4 ले लिया तो ये मुझे -4 करना पड़ेगा तभी 4 कैंसिल होगा, और ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, ये भी 0 या 0 से बड़े होंगे। तो इसीलिए स्टूडेंट्स कोई भी वैल्यू पॉजिटिव नहीं हो पाएगी, ये तीनों ही वैल्यू अगर 0 के इक्वल है तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आप बोलोगे सर 2x - 1 must be equal to 0 to satisfy the above condition, and 2y + 1 must be equal to 0 and 2z + 1 must be equal to 0। तो यहां से हम बोलेंगे सर कि 2x अगर 1 के इक्वल है, 2x अगर आपका 1 के इक्वल है, x इक्वल टू 1/2 मिला, y इक्वल टू -1/2 मिला, z इक्वल टू -1/2 मिला, इक्वल टू 0। क्लियर ना? हमें बतानी है किसकी वैल्यू गाइस, हमें एक वैल्यू बतानी है, चाहे तो यहां प्लेस करो चाहे यहां प्लेस करो, आपकी मर्जी पर जहां प्लेस करो। मैंने यहां प्लेस कर दिया बच्चों, ताकि होगा क्या स्टूडेंट्स, माइनस साइन में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। 4 टाइम्स ऑफ x² + y² + z², ये वैल्यू आपको निकालना है इक्वल टू a, और आपको a का ही वैल्यू निकालना था। तो 4 टाइम्स ऑफ 1/2 का स्क्वायर 1/4, -1/2 का स्क्वायर वो भी +1/4, -1/2 का होल स्क्वायर वो भी +1/4 इक्वल टू a। तो ये सर ये 4 टाइम्स ऑफ 3/4 बना सर, तो आपको a की फाइनल वैल्यू मिल जाती है, a इक्वल टू मिलता है 3। आई थिंक मेरी बात समझ में आ चुकी है, इससे ज्यादा डिटेल्ड सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको ये सॉल्यूशन होना चाहिए। बिना समय खराब किए मूव करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन? ये काफी अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक के ऊपर बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। हर बार मैं आपको क्लासों में बोलता हूं कि पिछले एग्जाम में भी पूछे गए हैं क्वाड्रेटिक पे, और इस साल भी पूछे जाएंगे क्वाड्रेटिक पे क्वेश्चंस। ओके,
तो शुरुआत करते हैं गाइस। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस 17 इक्वल टू 0, और एक और कंडीशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन नेगेटिव रूट। बच्चों इनके बीच क्या है? कॉमन नेगेटिव रूट है। देन द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n इज व्हाट? बच्चों ध्यान देना, मैंने मान लिया बच्चों कि इन तीनों के अंदर कुछ रूट्स हैं, तो और एक रूट सब में कॉमन है, तो मैंने मान लिया कि पहली वाली का रूट है अल्फा और आर मान लो, बीटा और आर थर्ड के रूट है, सॉरी गाइस, बीटा और आर सेकंड इक्वेशन के रूट है, गामा और आर थर्ड इक्वेशन के रूट है। तीन इक्वेशन है और तीन रूट हमारे पास है। तो क्या बच्चों ये कॉमन रूट आर जो है आपका नेगेटिव नंबर होना चाहिए? बोला है कि हैव ए कॉमन नेगेटिव रूट, तो मैंने इनका एक कॉमन रूट ले लिया आर आर आर, और हमको बताया कि ये नेगेटिव नंबर है। बोलो हाँ या ना? क्लियर? तो कितनी छोटी बात है गाइस। एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 9 की अगर ये रूट है, तो क्या अल्फा प्लस आर मतलब सम ऑफ रूट जो होगा वो माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू m है, तो माइनस m बना, और अल्फा इंटू आर जो यहां से बनेगा प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बनेगा वो बनेगा c बाई ए मतलब 9 बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 1। तो पहली कंडीशन से हमने ये लिख दिया। ये कितनी छोटी बात है स्टूडेंट्स, ये क्वाड्रेटिक की फर्स्ट क्लास भी कवर की है, तो ये सभी मैथमेटिकल स्टेप्स आपको क्रिस्टल क्लियर रहेगी। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन की अगर बात करें तो बीटा प्लस आर आपको कितना मिलता है? सम ऑफ रूट्स कितना मिलता है गाइस? माइनस बी बाई ए, बी की जगह एल लिखा है, ए की जगह 1 लिखा है, तो ये बनेगा माइनस एन। और सिमिलरली गाइस बीटा इंटू आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना बनेगा? 17 बनेगा। दिस इज द सेकंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस एम प्लस एन एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे स्टूडेंट सम ऑफ रूट जो बनेगा गामा प्लस आर जो बनेगा वो बनेगा माइनस ऑफ एम प्लस एन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट जो बनेगा अल्फा नॉट गाइस अल्फा गामा इंटू आर वो बनेगा 35। क्या बच्चों यहां तक की बात क्रिस्टल क्लियर है? और क्या आप इस बात को समझ पा रहे हो? कितना इजी क्वेश्चन है बच्चों, इतनी छोटी बात। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई, और ये सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ रूट सी बाई ए। अगर एक क्लास में आपने क्वाड्रेटिक का पढ़ा है, मेट से नहीं कहीं से भी, तो भी ये बात आपको पता होगी कि सम ऑफ रूट्स ये होता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये होता है। दैट्स इट। क्लियर? हमें निकालना क्या है? द वैल्यू ऑफ 2m प्लस 3n, मतलब m और n की वैल्यू निकालने का हमें ट्राई करना है। वो कब निकल पाएगी? जब अल्फा बीटा और r की वैल्यू के साथ आप खेल पाओ। तो एक काम करते हैं सर, अगर मैं अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा और आर मतलब इनके रूट्स के साथ आप खेल पाओ, तो ही m और n को आप सॉल्व कर पाओगे। 2m प्लस 3n पे आप तभी पहुंच पाओगे। तो एक काम करते हैं, देखो यहां से आपको पता पड़ जाएगा ये अल्फा आ रहा है, बीटा आ रहा है, गामा आ रहा है। तो अगर मैं इनकी रेशियो की बात करूंगा, इस बीटा आर सॉरी ये आ रहा है और ये गामा आ रहा है, तो रेशियो जब निकालूंगा गाइस, तो क्या वो आपको 9:17:35 मिलेगा? अरे बोलो हाँ या ना? और आपको पता पड़ा स्टूडेंट्स कि हम रेशियो निकाल रहे हैं, तो इनका जो रेशियो है कॉमन नंबर हमने कैंसिल कर दिया, तो अल्फा बीटा गामा के रेशियो कितने आ गए गाइस? 9, 17 एंड 35। क्या ये बात समझ में आई कि अल्फा बीटा गामा जो नॉन कॉमन रूट्स हैं उनकी जो वैल्यूज रही होगी उनका रेशियो 9:17:35 रहा होगा फॉर श्योर। आई एम डैम श्योर ये बात समझ में आ चुकी है स्टूडेंट्स। मतलब अगर अल्फा की एक्चुअल वैल्यू में बोल दूं 9p है, क्योंकि रेशियो को हम जैसे वेरिएबल देते हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू को हम अज्यूम कर लेते हैं, तो बीटा की एक्चुअल वैल्यू रही होगी 17p और गामा की एक्चुअल वैल्यू रही होगी 35p। कोई दिक्कत? सर ये तो बहुत ही इजी बात लग रही है सर, इतनी छोटी बात आप क्यों समझा रहे हो? अब बच्चों खेल शुरू होता है। क्या इतना सा ऑब्जर्वेशन हमारा है कि अगर मैं इन दोनों कंडीशन को ऐड करूं तो मुझे मिलेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ आर। बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर मिला। कोई दिक्कत नहीं है सर। और हमें यहां से ये बात भी पता पड़ती है सर
कि अगर आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो तो माइनस एम माइनस एन अगर आपने ऐड करना है, माइनस कॉमन लिया तो ये बना m प्लस एन। क्या इसका मतलब ये हुआ गाइस कि अल्फा प्लस बीटा प्लस 2r जो है, 2r जो है वो गामा प्लस आर के इक्वल है। क्यों सर? बिकॉज माइनस ऑफ एम प्लस एन जो है वो गामा प्लस आर के इक्वल बन गया। तो आप यहां से बोलोगे सर बच्चों यहां से उनको आर की वैल्यू मिल जाएगी, और आर की वैल्यू मिल गई बच्चों मतलब चारों रूट्स मिल जाएंगे। बोलो हाँ या ना, क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा सर आर की वैल्यू आप निकालिए, तो इसको मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा इज इक्वल टू, मतलब गामा को इधर लाए, 2r को उधर ले गया, तो अल्टीमेटली r माइनस 2r माइनस r बना। अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, बच्चों ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अल्फा प्लस बीटा इज व्हाट? 9 प्लस 17 26, गामा इज व्हाट? 35। तो आप बोलोगे सर 26 माइनस 35, मतलब यहां से हम चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि माइनस 9p मस्ट बी इक्वल टू माइनस आर, मतलब r की वैल्यू क्या होगी? माइनस से माइनस कैंसिल, r मस्ट बी इक्वल टू 9p। तो यहां से पता पड़ता है बच्चों कि r जो है वो भी आपका होना चाहिए 9p के इक्वल। बच्चों हमें तो m प्लस n पे आना है, तो आप बोलोगे सर एक काम करो, अगर आपने p की वैल्यू निकाल ली तो अल्फा प्लस आर की वैल्यू मिलते ही आपको m की वैल्यू मिल जाएगी। तो p की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? आप बोलेंगे क्या सर, अल्फा इंटू आर आपको दिया है 9, मतलब 9p को जब 9p से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलना चाहिए। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही इजी बात है सर, अल्फा इंटू आर है आपका 9p के इक्वल, मतलब 9p इंटू 9p आपको मिलता है 9p, सॉरी 9 के इक्वल, ठीक है। तो आपने कहा स्टूडेंट्स 9 से 9 कैंसिल हो गया, p स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1/9, तो p की वैल्यू बनती है प्लस माइनस 1/3। बच्चों हमको एक बात बोली है सर कि इनका एक कॉमन नेगेटिव रूट है, मतलब r की जो वैल्यू है हमने r को माना था कॉमन रूट, तो ये नेगेटिव होना चाहिए, मतलब 9p आपका नेगेटिव होना चाहिए। सर 9p अगर नेगेटिव होना चाहिए तो p की वैल्यू एक तो 1/3 आई है और एक माइनस 1/3 आई है, कौन सी कंसीडर करोगे कि 9p नेगेटिव बन जाए? तो आप बोलोगे इसको कंसीडर नहीं करना है, p की वैल्यू माइनस 1/3 वी शुड टेक, सो दैट r की वैल्यू क्या बन जाएगी? नेगेटिव बन जाएगी। हैव यू गॉट माय पॉइंट? तो p की वैल्यू जैसे ही मैंने माइनस 1/3 ली स्टूडेंट्स, क्या आप मेरी बात से एग्री करते हो? ये सभी वैल्यूज रेस्पेक्टिव वैल्यूज मेरे पास आ गई। लिख लो बच्चों, ये बना आपका माइनस 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 9 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3, माइनस 17/3, गामा कितना बनता है स्टूडेंट्स? ये बनता है सर 35, तो माइनस 35/3, और ये तो है ही आपका -3, ठीक है। तो अभी बच्चों क्या पूछा है, अल्फा प्लस आर जो होगा हमें निकालना है 2m प्लस 3n का वैल्यू। तो एक काम करो सर, अल्फा प्लस आर जब करूंगा, बच्चों ध्यान देना, क्या अल्फा प्लस आर करूंगा, -3 में -3 ऐड किया तो क्या लिख दो पूरा, अल्फा प्लस आर आपको मिल जाता है किसके इक्वल? -m के इक्वल। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? -3, आर की वैल्यू कितनी है? -3 इक्वल टू -m। तो यहां से पता पड़ता है m इक्वल टू -6, -m इक्वल -6, m इक्वल टू 6 मिला। कितनी छोटी बात है यार। और अगर मुझे n पता पड़ जाए कहीं से, सर n पता करने के लिए आपको बीटा प्लस आर करना पड़ेगा। सर बीटा कितना है? -17/3, बीटा प्लस आर इक्वल टू -n है, बोलो हाँ या ना, ये तो हमने लिखा है। तो आपने कहा सर बीटा -17/3 है और r आपका है कितना? -3 इक्वल टू -n। तो आपने कहा सर ये -26/3 बना है इज इक्वल टू -n, तो n माइनस से माइनस कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 26/3। बच्चों क्या आपको 2m प्लस 3n की वैल्यू बतानी है?
तो 2m प्लस 3n कितना बनेगा स्टूडेंट्स? आप बोलोगे सर 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 26/3, 3 से 3 कैंसिल, 26 प्लस 12, 38 was the correct answer for this question guys. I am damn sure कि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एंड थोड़ा सा आपका है रेशियो, इतनी छोटी बातें आपको क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए. So this was the detailed solution of this question guys. Let's move to the next question. It was a very good question guys from the geometry guys. ये सभी कॉन्सेप्ट हमने YouTube पर जो मैंने आपको ज्योमेट्री कवर करवाई है वहां ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको कवर करवाया है स्टूडेंट्स, आप जाके देख सकते हैं, कवर कर सकते हैं. द सरफेस एरिया ऑफ ए closed rectangular box which is inscribed in a sphere is 846 square centimeter and the sum of length of all its edges is 144. The volume in cubic centimeter of the sphere is what? बच्चों ध्यान देना, स्फेयर के अंदर है ना, देखो आपको हो सकता है कि ये आपको सर्कल लगे क्यों, लेकिन इसको एक 3D ऑब्जेक्ट माने आप, इसको एक 3D ऑब्जेक्ट स्फेयर को आप विजुलाइज करें. यहां एक स्फेयर है, इसके अंदर एक क्यूबॉइड, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स बोला है तो वो एक क्यूबॉइड की फॉर्म होनी है. बच्चों इसको आप रेक्टेंगल ना समझिए, इसको क्यूबॉइड मान के चलें. आप क्या मान के चलेंगे? क्यूबॉइड मान के चलेंगे. ठीक है, ये आपका एक क्यूबॉइड रहा है. समझना बात को? बच्चों देखो जिस भी रूम में आप बैठे हैं, मैं डायगोनल की बात करूंगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. किससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे? कि रेक्टेंगल का डायगोनल बात कर रहे हैं सर, लेकिन मैं क्यूबॉइड की डायगोनल की अगर बात करूं तो जिस भी रूम में आप बैठे हैं, किसी ना किसी रूम में होंगे आप, लॉन्गेस्ट स्टिक जो आप उस रूम में प्लेस कर सकते हैं, मतलब यहां से अगर मेरी बात समझे तो इस कॉर्नर से लेके अपोजिट, इस टॉप से लेकर अपोजिट बॉटम जो आप देख पा रहे हैं वो आपका लॉन्गेस्ट डायगोनल है. जब मैं यहां बनाऊंगा तो आपको लग जाएगा कि रेक्टेंगल के सर रेक्टेंगल में सर ने एक रेक्टेंगल पे डायगोनल ड्रॉ कर दिया. ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, ये डायगोनल जो मैं बना रहा हूं आपको विजुलाइज करना है बच्चों की, ये लॉन्गेस्ट स्टिक है जो किसी रूम में मैं प्लेस कर सकता हूं. और किसी भी क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, वो होता है अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. क्लियर गाइस? तो ये फॉर्मूला आपको अगर पता रहता है तो बहुत अच्छी बात है ना. बच्चों बात समझिएगा, अब ये क्यूबॉइड है जो स्फेयर के अंदर है बच्चों. द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स, मतलब क्यूबॉइड के सरफेस एरिया की बात हो रही है. क्यूबॉइड का सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट्स? दैट इज ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL. ये मैंने आपको पढ़ाया है स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूले को हमने प्रूव किया है. ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH प्लस HL, ये आपको दिया है किसके इक्वल स्टूडेंट्स? 846 के इक्वल. और क्या दिया है स्टूडेंट्स? और सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेस. बच्चों ध्यान दें, किसी भी क्यूबॉइड के अंदर टोटल 12 एजेस होती है. फॉर एग्जांपल ये रूम की अगर बात करूं, एक साइड लेंथ मान ली, एक साइड ब्रेड्थ मान ली, एक साइड हाइट मान ली, तो हाइट कितनी है इस कमरे में? हाइट ये वाली भी हाइट है, ये साइड भी हाइट है, ये साइड भी हाइट है और ये साइड भी हाइट है. तो 4 साइड आपकी हाइट है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये अगर लेंथ है तो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ. टोटल 12 एज है गाइस. 4 तो आपकी लेंथ के इक्वल है, 4 ब्रेड्थ के इक्वल है और 4 हाइट के इक्वल है. दैट्स इट. तो आप बोलोगे सर सभी एजेस का सम 144 है. सभी एजेस मतलब 12 एजेस. उन 12 एजेस में 4 आपकी लेंथ होगी, 4 ब्रेड्थ होगी, 4 हाइट होगी. तो मैंने 4 कॉमन ले लिया. 4 टाइम्स ऑफ L प्लस B प्लस H, इसकी वैल्यू दे रखी है 144. क्या ये बात समझ में आई? तो यहां से एक बात समझ में आती है सर कि ये हो गया स्टूडेंट्स कितना? ये हो गया आपका 12, सॉरी 36. तो L प्लस B प्लस H कितना आता है स्टूडेंट्स? 36 आता है. इसका काम अभी आएगा बच्चों आगे जाके.
आपको वॉल्यूम निकालना है किसका, स्फेयर का। सर स्फेयर का वॉल्यूम तो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये बात हमें फॉर्मूला पता है सर। मतलब स्फेयर का वॉल्यूम तभी निकल पाएगा जब मेरे पास आर की वैल्यू होगी, रेडियस होगी। ठीक है सर, आपके पास तो एक काम अगर मैं ये करूं कि अगर इस रेक्टेंगुलर बॉक्स क्यूबॉइड का अगर मैं डायगोनल निकाल लूं, तो क्या ये डायगोनल स्फेयर का डायमीटर होगा? बिल्कुल होगा सर, बिकॉज ये इसकी एजेस पे मिल रहा होगा, इस कॉर्नर से लेके अपोजिट कॉर्नर पर जा रहा है, तो ये इसका एक डायमीटर होने वाला है किसका, स्फेयर का। स्फेयर का डायमीटर अगर आपको पता पड़ गया, वो कैसे पता पड़ पाएगा, अगर आप लिख लो जाओ तो कि डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्फेयर। ये छोटी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए इस क्वेश्चन में। तो सारा कंसंट्रेशन आप कहां लगाओगे कि कहीं से अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर मिल जाए, मतलब आपको डायमीटर मिल जाएगा, और डायमीटर अगर मिल गया तो उसका आधा कर दो कि रेडियस भी मिल जाएगी। बोलो हाँ या ना। तो एक काम करते हैं सर, एल प्लस बी प्लस एच मेरे पास है, अगर मैं एक छोटा सा काम करूं कि एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर कर दूं, सर आपको कैसे पता पड़ रहा है कि होल स्क्वायर करना चाहिए? बेटा मुझे पता है इसका फॉर्मूला सर, उसमें एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा, जो कि कहीं ना कहीं मुझे डायगोनल निकालने में हेल्प करेगा, और वही डायमीटर बन जाएगा इवेंचुअली। और इसके फॉर्मूले को ओपन कर दे तो ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस पीएस प्लस एचएलबी मिलता है, दैट आई कैन यूज। बोलो हाँ या ना। तो यहां से आपको बात समझ में आनी चाहिए कि आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इट विल बी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एलबी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो आपने कहा सर ये तो 36 का स्क्वायर बना, इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है सर चलेगा, ये तो मैं फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट प्लेस कर सकता हूं 846। सॉरी गाइस, और इस पूरे की जगह मैंने प्लेस कर दिया 846। तो 36 का स्क्वायर अगर आपको डायरेक्ट पता होता है स्टूडेंट्स, तो बहुत हेल्प रहेगी आपको 1296 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट दूंगा माइनस 846 इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितना मिला स्टूडेंट्स, 1296 माइनस 846 मतलब 450। क्लियर? तो यहां से आपको पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर जो होगा, क्या ये 225 टूजा है? हाँ सर, तो ये होगा 15√2। कितनी इजी बात है। क्लियर? ये जो डायगोनल आया है क्यूबॉइड का, यही डायमीटर है स्फेयर का, तो ये आपका डायमीटर बन गया स्फेयर का। तो आप बोलोगे रेडियस जो होगी वो डायमीटर बाय 2 होगी, मतलब रेडियस जो होगी वो 15√2 डिवाइड बाय 2 होगी, मतलब रेडियस जो होगी वो 15 बाय √2 होगी। बोलो हाँ यार। तो आपने कहा स्टूडेंट्स कि सर अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, अगर मेरे को वॉल्यूम निकालना है, तो मैं बोलूंगा 4/3 पाई आर क्यूब। सबको पता है स्टूडेंट्स फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। निकाल लो वॉल्यूम। अच्छा 1 सेकेंड, तो आप बोलेंगे 4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू, वॉल्यूम जो आएगा स्टूडेंट्स वो आएगा 4/3 पाई आर क्यूब, बोले तो व्हाट, आर क्यूब बोले तो 15/√2 का क्यूब। ये निकालना है आपको।
15/√2 का भी आपको करना पड़ेगा क्यूब। तो स्टूडेंट्स कितनी इजी बात है, लिख दो पूरा 4 इंटू पाई 15 इंटू 15 इंटू 15 डिवाइड बाय 3 इंटू 2√2। तो आपने बोला सर ये तो बहुत ही इजी बातें बनती जा रही है। अब 5 टाइम्स कैंसिल हुआ सर, 2 टाइम कैंसिल हुआ सर, क्लियर, और 2 है और √2 है, तो अल्टीमेटली √2 बचा आपका न्यूमरेटर में, √2 बचने वाला है। और ऊपर कितना बन गया स्टूडेंट्स, 15 इंटू 15 225 5 बच्चों 225 5 कितना होता है 1125 पाई, और √2 एक्स्ट्रा बच गया है। क्या ये ऑप्शन में है 1125 पाई √2, 1125 पाई √2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर स्टूडेंट्स ये बात आपको किस तरह क्लियर रही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत कम बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए थे, लेकिन आप इसमें काफी कंफर्टेबल रहे होंगे। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पे यूज हो रहा है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स अगर पता होंगे, ये आपको पता हुआ कि ये एक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन की कंडीशन होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y, ये जो इक्वेशन बनेगी ये एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी ना। ये बातें अगर आपको पता है तो ही ये क्वेश्चन आपके लिए ऑन है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए करने वाला हूं गाइस। बच्चों देखो कोऑर्डिनेट एक्सिस की अगर बात करें तो ये आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप जानते हो, बोलो हाँ या ना। ये आपको पता है सर, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। क्लियर, सिंपल सी तो बात है। वाई इक्वल टू एक्स प्लस 4 जो लाइन आएगी आपकी, वो प्लॉट करने पर स्टूडेंट्स, ये प्रैक्टिस मैंने आपको करवाई है ऑलरेडी, y इक्वल टू एक्स प्लस 4 आपका कुछ ऐसा आ रहा होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। और ये कहां इंटरसेक्ट कर रही होगी सर? सर सर ये x एक्सिस को तो वहां इंटरसेक्ट करेगी अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 4 की बात करूं। जिन बच्चों ने बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट पता है, जिनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वही यहां बात समझ पाएंगे। सर ये x एक्सिस को कहां कट करेगा? सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सर एम एक्स प्लस सी मतलब आप बोलोगे छोटी सी बात कि सर m होता है स्लोप जो कि होता है tan थीटा के इक्वल, x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब tan थीटा आपको 1 दे रखा है, मतलब थीटा आपका 45, मतलब ये एंगल आपका 45 बना। सर ये तो 90 होता ही है, ये भी 45 है। और छोटी सी बात है गाइस, ये x एक्सिस को कहां कट करेगी? जब y आपका 0 बन जाएगा। y को अगर 0 कर दूंगा तो x इक्वल टू -4, मतलब ये कोऑर्डिनेट आया -4,0 और ये कोऑर्डिनेट आया 0,4। क्यों? क्योंकि अगर x को 0 कर दोगे तो y इक्वल टू 4 मिल जाएगा, और y एक्सिस पर ये जहां भी टच करेगी वहां x की वैल्यू 0 बन जाएगी। तो ये लाइन तो आप देख पा रहे हो कि लाइन कुछ इस तरीके से होगी, लेकिन बोला है बच्चों कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 4, मतलब ये कंडीशन इक्वल टू वाले के लिए ये कंडीशन थी, बना दी हमने। ग्रेटर देन मतलब आपका जो रीजन रहा स्टूडेंट्स, वो इस लाइन के ऊपर ऊपर रहा। क्या ये बात समझ में आई? इस रीजन में आपको रहना है, इस लाइन से नीचे नहीं आ सकते हो। आप इसके बराबर रह सकते हो या y की वैल्यू इससे ऊपर रहेगी, दैट्स इट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? और सिमिलरली स्टूडेंट्स देखो, जब मैं बात करता हूं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक सर्कल की इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स। अगर मैं यहां से कंसीडर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 है। क्लियर? अगर मैं -4 को इधर ट्रांसफर करूं तो ये बन जाएगा +4 और ये बना ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या बच्चों आपको ये बात पता है कि ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं स्टूडेंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? सर
देखो लिख लो पूरा। देखो ये सब मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है आपको, तो अभी तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है तो आप मेरे साथ जरूर कवर कर लें। 2gf 2fy कर लें प्लस k इक्वल टू 0। ये आपकी कंडीशन होती है आइडियली, जहां आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो होते हैं -g -f। ये आपके सेंटर के कोऑर्डिनेट है और आपकी रेडियस कितनी होती है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस के। एच पी कई बार बुक्स वगैरह में होता है माइनस, मैंने के लिख दिया था, माइनस के। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। बच्चों ध्यान देना, तो इस कंडीशन में बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि x का कोफिशिएंट जो भी है उसका आधा करो और उसके साइन चेंज कर दो, बिकॉज नेगेटिव साइन लगाने हैं। तो x का कोफिशिएंट 4 है, उसका आधा किया 2, नेगेटिव साइन लगा दिया। x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -4 है, उसका आधा किया -2 और उसका साइन चेंज कर दिया। तो स्टूडेंट ये आपके आते हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट -2, 2। मतलब एक सर्कल बनेगा जिसके कोऑर्डिनेट होंगे -2, 2 और उसकी रेडियस कितनी होगी स्टूडेंट्स, सर उसकी रेडियस होगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। तो आप बोलोगे सर मतलब x के कोफिशिएंट का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, y के कोफिशिएंट का आधा -2, -2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4। तो ये आया आपका अंडर रूट 4, मतलब ये आया बच्चों 2। इसकी रेडियस बनेगी स्टूडेंट्स 2। इसकी रेडियस कितनी बनने वाली है स्टूडेंट्स, इसकी रेडियस बनेगी 2। तो देखो स्टूडेंट ध्यान दें, -2, 2 जो होगा वो इसी लाइन पर तो लाई कर रहा होगा। अरे बोलो हाँ या ना। -2, 2 देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, -2, 2। अरे यार 5 की जगह 2 रखो, x की जगह -2 रखो, तो 2 इक्वल टू -2 प्लस 4। तो कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब इसी लाइन पर आपका -2, 2 लाई करेगा। क्या ये बात क्रिस्टल क्लियर? और ये लाइन आपकी 4 थी, ये लाइन भी आपकी 4 थी। तो क्या ये जो हाइपोटेनस दिख रहा है इस ट्रायंगल का, ये आपका 4 रूट पूरा होगा? अरे कितनी छोटी बात है यार, ये बेसिक सी बातें आप ट्रिग्नोमेट्री सॉरी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके भी कर सकते हैं कि ये पूरा 4 रूट रहा है, तो ये -2, 2 जो कि इस लाइन का मिड पॉइंट रहा होगा इनफैक्ट। तो आप बोलोगे सर ये रहा 2 रूट 2 और ये भी रहा 2 रूट 2, पूरी लाइन रही आपकी 4 रूट 2 की, दैट्स इट। और ये सेंटर है इस सर्कल का, किस सर्कल का, इस सर्कल। रेडियस आपकी 2 है गाइस। तो ऑब्वियस सी बात है स्टूडेंट्स कि जब मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा सेंटर में इसी को लेने वाला हूं, सेंटर में इस पॉइंट को ही लेने वाला हूं, तो वो सर्कल आपका कुछ ऐसा बनेगा। बोलो हाँ या ना। बच्चों 1 सेकेंड, क्योंकि इसकी रेडियस तो 2 ही है ना। इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी रेडियस तो 2 ही है। तो ये ऑब्वियस सी बात है इन पॉइंट्स को टच नहीं करेगी, मतलब यहां और यहां टच नहीं करेगी। वो टच कर ली तो 2 रूट 2 बन जाती। तो इस सर्कल की रेडियस, ये सर्कल कौन सा दिख रहा है आपको, इस कंडीशन के लिए। क्लियर? और आपको पता पड़ता है स्टूडेंट्स कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब इस कंडीशन, मतलब इस सर्कल के लिए ये सर्कल की कंडीशन आ चुकी है आपकी। अगली सर्कल की कंडीशन कौन सी है गाइस, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान दें, बच्चों ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। फोर टाइम्स ऑफ सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x माइनस वाई। ये सभी क्वेश्चन आपको तभी समझ में आएंगे जब आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी। इज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब यहां से पता पड़ता है बच्चों, ये लाइन के ऊपर वाला रीजन हमें लेना था। ये पहली बात तो ये इस सर्कल से बाहर वाला, इस सर्कल से बड़ा होना चाहिए। बोलो है ना, 0 से बड़ा, मतलब इस सर्कल के बाहर वाला रीजन लेना पड़ेगा।
अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर, क्लियर ना, इस लाइन के ऊपर, इस सर्कल से ही बाहर, करेक्ट ना। और अब अगला आता है बच्चों ये वाला सर्कल, तो इसमें आपको पता पड़ता है बच्चों की एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ, मतलब 4x माइनस 4y जो है वो होना चाहिए कितना, वो होना चाहिए आपका लेस देन इक्वल टू 0। अगर मैं इक्वल टू 0 लग के सर्कल की कंडीशन फ्रेम करूं तो रेडियस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। बच्चों सेंटर तो वही आएगा -2,2, अरे सेंटर तो वही आएगा -2,2 जो पहले आया था, और रेडियस कितनी आ जाएगी जी स्क्वायर, मतलब एक्स के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, मतलब 4 का आधा 2 का स्क्वायर 4, वाई के कोफिशिएंट के आधे का स्क्वायर, ये आई 2√2। क्या मेरी बात समझ में आई, मतलब इसका सेंटर, मतलब ये दोनों सर्कल जो होने वाले हैं इनका एक ही सेंटर होने वाला है। और अब बच्चों बहुत ही अच्छी बात समझने की आने वाली है, वो है ये गाइस कि ये वाला ले ले बच्चों, एक सर्कल ऐसा आएगा जिसका सेंटर तो वही होगा जो इसका सेंटर है, और ये सर्कल इन्हीं कट पॉइंट से पास हो रहा होगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट गाइस, बात समझ में आनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये सर्कल, मतलब जहां आपको ये वाई एक्सिस और पिंक लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट दिख रहा है, क्योंकि इसकी रेडियस है 2√2, तो हमको ये बात समझ में आ गई थी स्टूडेंट्स कि ये पूरी डिस्टेंस कट पॉइंट तक 2√2 है, ये भी 2√2 है, तो इस सर्कल की रेडियस बनी 2√2, अंदर वाले सर्कल की रेडियस है केवल 2, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है, जो कंडीशन है कि आपको एरिया इस लाइन से ऊपर रहे, इस सर्कल के बाहर रहे, और इस सर्कल जो ग्रीन बाउंड्री वाला दिख रहा है इससे अंदर रहे, इससे अंदर रहे। क्या इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, देखो समझना बात, क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस रीजन का एरिया निकालना है, हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। ये रेड शेडेड रीजन जो आपको दिख रहा है, इस रीजन का एरिया अगर निकाल लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों क्या ये दोनों क्या ये पिंक लाइन जो दिख रही है ये आपका डायमीटर है, बोलो हाँ। अगर मैं इस बड़े सेमी सर्कल के एरिया में से इस छोटे सेमी सर्कल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे ग्रीन रीजन का, सॉरी रेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। ठीक है सर, सर छोटे वाले सर्कल की रेडियस जो है C1 बोल दो, मतलब एरिया जो बनेगा छोटे वाले सर्कल का एरिया जो बनेगा C1, उसको एरिया को मैं C1 बोल रहा हूं, ये A1 बोल दो कोई बात नहीं, छोटे वाले सर्कल का वो बनेगा, उसकी रेडियस तो 2 थी सर, तो वो सेमी सर्कल है तो उसका 1/2 पाई आर स्क्वायर बनेगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, तो आपने कहा सर ये बनेगा 2 पाई, बोलो हाँ या ना। और जो आपका बड़ा सर्कल है 2√2, उसकी रेडियस 2√2 है, तो उसका एरिया बनेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर, मतलब 2√2 का स्क्वायर, तो आप बोलोगे सर 2√2 का स्क्वायर तो बन जाएगा 8, 1/2 पाई 8, ये बना 4 पाई। क्या बच्चों इस बड़े सेमी सर्कल में से छोटा सेमी सर्कल सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या 4 पाई माइनस 2 पाई, मेरा करेक्ट आंसर 4 पाई माइनस 2 पाई, ये रेड रीजन का एरिया 2 पाई मिल गया, और यही मेरा करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे बच्चों, तो 2 पाई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, 2 पाई वाज द करेक्ट आंसर। आई एम डैम श्योर स्टूडेंट्स यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर रही है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जब तक आप बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नहीं करोगे, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब तक आपको ये चीजें कवर नहीं हो पाएगी। ओके
फंक्शंस के ऊपर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको पूछा गया है स्टूडेंट्स। इफ है ये बच्चों ना, इन नहीं है। इफ कंसीडर टू सेट्स a इक्वल टू दिस and b इक्वल टू दिस, let f be a function from a to b so that for every element b in b there is at least one element a in capital A so that fa equal to b, then the total number of such functions f is what। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए थे पहले। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, सेट ए दिया है आपको, उसके अंदर 2 3 5 7 11 और 13 ये 6 वैल्यूज दी है, और सेट बी के अंदर आपको केवल 1 8 और 27 ये 3 वैल्यू दी है। बोला है स्टूडेंट्स there is at least one element in A, बच्चों मतलब 1 के लिए एक ना एक एलिमेंट यहां होना चाहिए। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लाइक एक के लिए 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो एक के 4 एलिमेंट से ज्यादा नहीं हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर 8 के लिए भी एटलीस्ट 1 रखना है और 27 के लिए भी एटलीस्ट 1 रखना है, और या फिर न्यू बोल सकते हो फॉर श्योर 8 के से रिलेटेड 13 भी हो सकता है और 20 से 11 भी कनेक्ट हो सकता है। आई थिंक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो आपकी होनी ही चाहिए और ईच एलिमेंट इन बी, आपके पास सेट ए में एक वैल्यू होनी चाहिए, दैट्स इट। सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आपने इसको लाइक 8 से आपने बना दिए, 3 कनेक्ट कर दिए, 8 13 और 11, और 1 से आपने 2 कर दिए और 27 से रिमेनिंग 1 कर दिया, या फिर 27 से 2 कर दिए, 27 से 2 कर दिए और 1 से रिमेनिंग 1 कर दिया, दैट्स इट। कनेक्ट कर रहा हूं मैं, इन बातों को समझे। और या फिर एक थर्ड केस ही बनता है स्टूडेंट्स कि 2 2 सभी से कर दिया, 1 से ये कर दिया और 7 कर दिया, 27 से 3 और 5 कर दिया, और 8 से 11 और 13 कर दिया। तो ऐसे कुछ आपके कॉम्बिनेशन आप बनाओगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन फंक्शंस के साथ आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो बच्चों ध्यान दें, केवल 3 केस बनते हैं आपके लिए, वो ये बनते हैं गाइस कि या तो आप 4 1 1 बना सकते हैं, यहां लिख दिया स्टूडेंट्स, या तो आप 4 1 1 बना सकते हैं, या फिर आप 3 2 1 कर सकते हैं, या आप 2 2 2 कर सकते हैं। और तीनों ही केस मैंने आपको विजुलाइज करके बता दिए हैं स्टूडेंट्स, तीनों ही केस मैंने आपको विजुलाइज करके बता दिए हैं। आई एम डैम श्योर स्टूडेंट यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली कंडीशन जो बनती है हमारी वो बनती है 4 1 1। तो यहां बोलेंगे स्टूडेंट्स देखो 4 1 1, इन तीनों में से मैं किसी एक को सेलेक्ट कर सकता हूं, तो 3 into, फिर इन 6 में से कोई 4 सेलेक्ट कर सकता हूं, 3 into 6 C4। जब तक आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ोगे स्टूडेंट्स तब तक आपको ये बेसिक बातें कवर नहीं हो पाएगी जो मैं कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं। उसके बाद पता पड़ता है बच्चों केवल 2 वैल्यू आपकी बचेगी, तो यहां आपने किया into 2, तो ये अल्टीमेटली सॉल्व करने पर आपको पता पड़ा 6C4 मतलब 6C2, 6C2 is nothing but 15, 15 3 45 2 90 केसेस आपको यहां मिलेंगे। बोलो हाँ यार। सिमिलर तो यहां बनेगा स्टूडेंट्स 3 into 2 into 6C3 into 3C2, तो यहां आपके टोटल केस बनेंगे 360। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस? यहां आपके टोटल केस बनेंगे 360, एंड हियर इन द लास्ट केस 2 2 2। देखो 6 में से कोई भी 2 सेलेक्ट करना, 6C2, देन फिर आप बोलोगे सर 4 में से कोई 2 सेलेक्ट करने, 4C2, और फिर लास्ट में जो बचा है स्टूडेंट दैट इज 2C2, तो वो केवल एक ही केस बचेगा। मेरी बात समझ में आ चुकी होगी स्टूडेंट्स? तो आप बोलोगे स्टूडेंट्स कितना, ये सॉल्व करने पर 15, ध्यान दें गाइस, ये बना 15, 4C2 इज व्हाट गाइस 6, 15 6 90 केस यहां बने। तो टोटल आपके 90 into 360 into 90 टोटल 540 केसेस बनते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर था स्टूडेंट्स, 540। ऑप्शन ए वाज द करेक्ट आंसर। आई होप स्टूडेंट्स यहां तक की बात आपको क्रिस्टल क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये लास्ट क्वेश्चन जो है आपका फंक्शंस और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आपको कॉम्बिनेशंस बनाने आने चाहिए, तभी ये चीजें आपको समझ में आ पाएगी।
Okay students, so that's it from today's class. We are going to meet in the next video with some more PYQs of the last year, that is CAT 2024. Thank you so much guys. Bye bye, take care. Don't forget to like this video and please comment on the videos and share with your friends.